Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be studying certain properties based on arithmetic progression of chapter 2 sequence and series of standard 11. अब देखो, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आपका जो स्टैंडर्ड 11 का स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक है उसमें चैप्टर 2 की शुरुआत डायरेक्टली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से की गई है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। फिर भी हमने पिछले वीडियो में डिटेल में देखा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसके टीएन और एसएन के फॉर्मूलीज देखे। इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अराउंड 10 से 11 प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं और आने वाले कुछ वीडियोस में हम एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेस्ड सम्स रहेंगे। ओके, अब देखो टेक्स्ट बुक में तो डायरेक्टली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से शुरुआत की गई है, फिर भी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इतना डिटेल में क्यों सीख रहे हैं? तो द रीजन इज जेडबलई के बहुत से सम्स ऐसे रहेंगे जिसमें हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। ओके, और भले ही हम स्टैंडर्ड 10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीख चुके हैं पर वो इतना डिटेल में नहीं था, इसलिए हम सबसे पहले पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रॉपर्ली सीखेंगे। उसके बाद विल स्विच ऑन टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, सो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अ सीक्वेंस इज एन एपी इफ इट्स nth टर्म इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n। अब देखो, एक सीक्वेंस है जिसका nth टर्म यानी लास्ट टर्म आल्सो नोन एज जनरल टर्म which is denoted by an or tn, okay, where n is in the subscript। तो एक ऐसा सीक्वेंस जिसका nth टर्म यदि लीनियर एक्सप्रेशन इन n है। अब देखो, एक्सप्रेशन तो आपको पता होता है और उसमें एक वेरिएबल होता है, वो वेरिएबल हमने असाइन कर दिया n। अब वो एक्सप्रेशन लीनियर एक्सप्रेशन कब कहलाएगा? जब उस n का हाईएस्ट पावर क्या रहेगा? 1। सो इनका ऐसा बोलना है कि यदि एक सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस का आपको nth टर्म दिया है और वो nth टर्म यदि लीनियर एक्सप्रेशन है तो that given sequence is an AP। मतलब an nth term is equal to an plus b। देखो, ये लीनियर एक्सप्रेशन इन n है और in such a case the coefficient of n का कोएफिशिएंट क्या है? a is common difference of the AP। अब देखो, हम ये प्रॉपर्टीज देखने वाले अराउंड 10 से 11 प्रॉपर्टीज, तो कहीं पे लिखी है किसी बुक में और हमको पढ़ना है बोल के पढ़ना है ऐसा नहीं है, इनका यूज भी हमें पता होना चाहिए, बराबर है। अब ये प्रॉपर्टी फर्स्ट जो हम देख रहे हैं इसका सबसे बेस्ट यूज क्या है? तो भैया आपको बिना उस सीक्वेंस को सॉल्व किए बस उसका nth टर्म यदि दिया है तो वो देखकर आपको बोलते आएगा कि वो सीक्वेंस एपी है या नहीं, बराबर है। nth टर्म आपको देखना है और यदि वो nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन इन n है तो इट इज एपी। और तो और उस nth टर्म को देखकर आप ये भी बता सकते हो कि उस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है। वहां पर जो n वेरिएबल रहेगा उसका जो कोएफिशिएंट है वो आपका कॉमन डिफरेंस है। अब यदि आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता होती तो देखो कितना लेंथी तरीका अपनाना पड़ता था हमें। सपोज हमें एक an दिया होता था कि भैया an इज 3n plus 5 और फिर पूछा होता था कि भैया ये सीक्वेंस जो है, ओके, जिसका nth टर्म 3n plus 5 है, ये AP है या नहीं। तो हम क्या करते हैं फिर यहाँ पर अराउंड 3 से 4 टर्म्स जो है, ओके, वो निकालते हैं हम इस गिवन सीक्वेंस के। अब देखो, फिर हम n के जगह 1 पुट कर देते हैं। सो देखो, पहला टर्म आता था 3 into 1 plus 5 यानी 8। फिर n के जगह 2 पुट किया तो 3 into 2 plus 5 11। फिर n के जगह आप 3 पुट करो सो 3 into 3 plus 5 14। फिर आप n के जगह 4 पुट करो 3 into 4 plus 5 17, बराबर है। ये आपके पहले 4 टर्म्स आए। फिर इनका कॉमन डिफरेंस निकालना होता है कंसेक्यूटिव टर्म्स का। a2 minus a1 दिस इज 11 minus 8 यानी 3। a3 minus a2 14 minus 11 again 3। a4 minus a3 17 minus 14 again 3। तो फिर पहले तो हम 4 टर्म्स निकालेंगे उसके, बराबर। उसके बाद उनका कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस लेंगे और वो कॉमन डिफरेंस यदि कांस्टेंट आता है तो दैट गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ओके, अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आपको इतना सब करना होगा और ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो आप डायरेक्टली nth टर्म देखोगे, वो nth टर्म यदि लीनियर एक्सप्रेशन है तो गिवन सीक्वेंस इज एन एपी और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है? तो लीनियर एक्सप्रेशन में जो n है उसका कोएफिशिएंट। तो ये फायदा होता है प्रॉपर्टी सीखने का। अब यहां पर देखो, हमने देखा कि an इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू n प्लस कैपिटल B। यहाँ पर ये जो a और b है ये बिलोंग टू रियल नंबर होते हैं, मतलब दे कैन बी नेगेटिव, दे कैन बी पॉजिटिव, दे कैन बी जीरो, दे कैन बी इन फ्रैक्शन, रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। और आपको एक और बात ध्यान में रखना है, a b का कॉमन डिफरेंस वो जीरो भी हो सकता है। जब ये a जीरो रहेगा तो आपका an हो जाएगा b, ओके, यानी कोई कांस्टेंट नंबर रहेगा। सो वो लीनियर एक्सप्रेशन ना कहलाते, वो न्यूमेरिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। और यदि सपोज ये b एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हम लेते हैं 5,
तो गिवन सीक्वेंस क्या हो जाएगा 5,5,5 एंड सो ऑन, मतलब वो एक कांस्टेंट सीक्वेंस कहलाएगा। ओके, सो यदि आपको an इज इक्वल टू 11 ऐसा दिया है, बराबर है, तो भी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही रहेगा, वो एक कांस्टेंट सीक्वेंस है जहां पर कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 0। ओके, अब एग्जांपल देखो आप, अ सीक्वेंस गिवन बाय an इज इक्वल टू 3n प्लस 5। अब देखो यहां पर ये जो एक्सप्रेशन है ये लीनियर एक्सप्रेशन है, तो ऑब्वियसली इट विल बी एन एपी और कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा 3। whereas the sequence given by an is equal to 3n square plus 2 और an is equal to 2n square plus 3n are not arithmetic progressions। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशंस है ये लीनियर नहीं है, n का हाईएस्ट पावर 1 नहीं है, n का हाईएस्ट पावर 2 है, n का हाईएस्ट पावर अदर देन 1 कुछ भी रहा तो वो गिवन सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे तो हमने थ्योरेटिकली बोला, हम ये सॉल्व करके भी देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों नहीं रहेगा। देखो an इज इक्वल टू क्या दिया है हमें 3n स्क्वायर प्लस 2, an is equal to 3n square plus 2, आप n के जगह 1 डालो, so this will be 3 into 1 का स्क्वायर प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3 प्लस 2 इज 5 आएगा। फिर आप n के जगह 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 into 4 प्लस 2 यानी 14। फिर आप n के जगह 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2, 3 9 जा 27 प्लस 2 29। ओके, यदि आप यहाँ पर a2 माइनस a1 करते हो तो वो आएगा 14 माइनस 5 विच इज 9, और आप a3 माइनस a2 करते हो तो 29 माइनस 14 इज एक्चुअली 15। सो देखो डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज नॉट कांस्टेंट, सो दिस गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। अब यदि आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता होती है तो इतना सब सॉल्व करना पड़ेगा, बराबर, और ये प्रॉपर्टी पता है तो ये सब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बस लास्ट टर्म देखना है। लास्ट टर्म जो है वो लीनियर एक्सप्रेशन इन एन है तो गिवन सीक्वेंस इज एपी, और लीनियर एक्सप्रेशन इन एन नहीं है तो गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी देखो, इफ a1 a2 a3 अप टू an आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose common difference is d, हमारा गिवन ap जो है उसका कॉमन डिफरेंस d है, then for fixed non-zero number k which belongs to R, एक non-zero number लेना है k, मतलब k is not equal to 0 and k belongs to set of real numbers, if that non-zero number k is added or subtracted from each term of the given AP, then the resulting progression is also an AP and it is given by, अब suppose हम हर टर्म में k ऐड करेंगे गिवन AP के, तो जो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन है वो क्या होगा a1 प्लस के, a2 प्लस के, a3 प्लस के अप टू an प्लस के, या फिर गिवन AP के हर टर्म में से हम k सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा a1 माइनस के, a2 माइनस के, a3 माइनस के अप टू an माइनस के, एंड बोथ द रिजल्टिंग प्रोग्रेशन विल बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उनका कॉमन डिफरेंस भी d ही रहेगा। मतलब हमारे गिवन AP का कॉमन डिफरेंस और जो रिजल्टिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आ रहे हैं के ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद उनका भी कॉमन डिफरेंस d ही रहेगा, बराबर। ये कैसे, तो एग्जांपल में देखते हैं हम लोग। गिवन AP क्या है 4 8 12 16 20 वेयर कॉमन डिफरेंस d इज 4। अब हमें एक ऐसा AP फाइंड करना है जिसके टर्म्स जो रहेंगे वो गिवन AP के टर्म्स में 3 ऐड करने पर मिलेंगे। सो ऐड k इक्वल टू 3, सो रिजल्टिंग AP क्या रहेगा 4 plus 3 7, 8 plus 3 11, 12 plus 3 15, 16 plus 3 19, 20 plus 3 23। सो देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो मिल गया, ऑब्वियसली दोनों के टर्म्स अलग अलग हैं पर कॉमन डिफरेंस 4 ही है। अब हम गिवन AP के टर्म्स में से k is equal to 2 यानी 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, सो रिजल्टिंग AP क्या रहेगा 4 minus 2 2, 8 minus 2 is 6, 12 minus 2 is 10, 16 minus 2 is 14, 20 minus 2 is 18। देखो टर्म्स तो अलग अलग हो गए पर d 4 ही रहा, बराबर। अब देखो इस प्रॉपर्टी का फायदा क्या है हमको, बराबर। जैसे हम पहले प्रॉपर्टी का यूज क्या है ये प्रॉपर्ली हमने देखा, सो इस प्रॉपर्टी का भी क्या फायदा है। सपोज हमें एक AP दिया है, ये एक AP दिया है और हमको बोला है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 3 टू ईच टर्म ऑफ द गिवन AP, बराबर। क्या बोल रहे हैं, हमें एक AP दिया गया है और हमें एक दूसरे AP का कॉमन डिफरेंस निकालना है, और उस AP के जो टर्म्स है वो कैसे दिए जाएंगे, जो पहला आपका गिवन AP है उसके हर टर्म में 3 ऐड करके।
ओके, रिजल्टिंग एपी का कॉमन डिफरेंस पूछा है, तो हमें इतना सब तमाशा करने की जरूरत ही नहीं है। हमको पता है कि गिवन एपी में आप कोई भी हर टर्म में कोई भी एक नॉन जीरो नंबर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो जो रिजल्टिंग एपी आएगा उनका कॉमन डिफरेंस और गिवन एपी का कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। तो हम इतना सब सॉल्व भी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे कि भाई हाँ गिवन एपी का कॉमन डिफरेंस 4 है क्या, तो रिजल्टिंग एपी जो एक नंबर ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके फॉर्म हुआ है उनका भी कॉमन डिफरेंस 4 ही रहेगा। तो ये फायदा है इस प्रॉपर्टी का। ओके, अब सेकंड पॉइंट देखो, इफ टू ईच टर्म ऑफ द एपी फिक्स नॉन जीरो नंबर k इज मल्टीप्लाइड। अब k पहले पॉइंट में हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया, दूसरे पॉइंट में हम k क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई टू ईच टर्म ऑफ द गिवन एपी। तो जो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन रहेगा वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही रहेगा, पर यहां पर जो कॉमन डिफरेंस है रिजल्टिंग एपी का वो हो जाएगा k इंटू डी। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चेंज होता है, कैसे, ये देखो, गिवन एपी है 4, 8, 12, 16, 20, वेयर डी इज 4, हम k इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देखो पहला टर्म क्या हो जाएगा हमारा, -8, देन -16, देन -24, फिर -32, -40 एंड सो ऑन। यहां पर जो आपका d है कॉमन डिफरेंस वो क्या है, देखो t2 - t1, -16 माइनस ऑफ -8 यानी -16 + 8 8, या फिर आप -24 माइनस ऑफ -16 करो यानी -24 + 16 -8, तो d -8 होगा, एंड दिस -8 इज एक्चुअली 4 × -2 बराबर, और ये है आपका, या -2 × 4 लिखो आप, ये है k × d बराबर। मतलब यदि जो गिवन एपी है उसके हर टर्म को आप किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो जो रिजल्टिंग एपी आएगा उसका कॉमन डिफरेंस विल बी k इंटू डी, और d क्या है, d इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी, और k क्या है, k वो नॉन जीरो नंबर जिससे हम गिवन एपी के हर टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है आपसे, जब भी कोई गिवन एपी है और गिवन एपी का हर टर्म किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो रिजल्टिंग एपी रहेगा उसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा k इंटू डी। ये इस प्रॉपर्टी का यूज है, मतलब बिना सॉल्व किए आप रिजल्टिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस बता सकते हो, which will be given by k into d। अब थर्ड पॉइंट देखो, if to each term of an AP a fixed non-zero number k is divided, मतलब ये जो गिवन एपी है, गिवन एपी के हर टर्म को हमको एक नॉन जीरो नंबर k से डिवाइड करना है, तो जो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन रहेगा वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही रहेगा, पर यहां पर जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो हो जाएगा d by k। अब कैसे, तो उसका एक एग्जांपल है वो देखो आप, डिवाइड k इज इक्वल टू, ये जो हर नंबर है इसको 2 से डिवाइड करना है हर टर्म को, 4/2 is 2, 8/2 is 4, 12/2 is 6, 16/2 is 8, 20/2 is 10 and so on। और यहां पर आप देखोगे तो यहां पर जो d है वो 2 आएगा, ओके, एंड दिस 2 इज एक्चुअली 4/2, ओके, 4/2 यानी d by k। d गिवन एपी का कॉमन डिफरेंस और गिवन एपी के हर टर्म को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये d by k। मतलब यहां पर यदि एक गिवन एपी है उसके हर टर्म को आप किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो जो रिजल्टिंग एपी रहेगा, ओके, ऑब्वियसली जो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन आएगा वो एपी रहेगा और उसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा d by k। ओके, प्रॉपर्टी देखो, इफ द गिवन एपी कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स, देन the sum of terms of the AP equidistant from the beginning and the end is constant and is equal to the sum of first and last term, that is A1 यानी first term plus AN last term is equal to A2 second term from the beginning plus AN minus 1 second last term, okay, is equal to A3 third term from the beginning plus AN minus 2 third last term, okay। अब देखो एग्जांपल में बहुत अच्छे से क्लियर होगा। Consider an AP 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29। देखो टोटल कितने टर्म्स है यहाँ पर, 8, which is an even number। So according to this property, 1 plus 29 will be equal to 5 plus 25 will be equal to 9 plus 21 will be equal to 13 plus 17, और उनका एडिशन क्या आ रहा है, 30, बराबर। अब देखो ये प्रॉपर्टी तो हमने सीख ली, इसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं। अब सपोज आपको एक ऐसा सम आ गया कि दिस इज एन एपी और इन्होंने बोला कि फाइंड द सम ऑफ मिसिंग टर्म्स। मिसिंग टर्म्स मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क में दिया है।
अब हमने देखा कि टोटल कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6, n इज इक्वल टू 6 है यहाँ पर, मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, और यहाँ पे n इक्वल टू 4, यहाँ पे भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। अब क्या बोला इन्होंने हमको, फाइंड सम ऑफ मिसिंग टर्म्स। हमने देखा मिसिंग टर्म, सो भैया एक टर्म उसमें से सेकंड टर्म है फ्रॉम द बिगिनिंग, और दूसरा है सेकंड फ्रॉम द एंड, मतलब इक्विडिस्टेंट टर्म्स है फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, बराबर। सो हमको ये प्रॉपर्टी क्लिक हो जाती है फिर कि भैया इनका सम विल बी इक्वल टू 1 + 21 या फिर 9 + 13। अब 1 + 21 क्या आएगा, 22, 9 + 13 भी क्या आएगा, 22। तो ये मिसिंग टर्म्स का हमको सम पूछा है, तो वो भी 22 आएगा। मतलब इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हमें ये फायदा होगा कि मिसिंग टर्म्स जो है वो एक्चुअल टर्म्स निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको, बराबर। डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी हमको क्या पूछा है, सम ऑफ मिसिंग टर्म्स, तो वो आ गया 22। वैसे यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर 4 टर्म्स है, बराबर है, और यहाँ पे भी अगर पूछा है हमको फाइंड सम ऑफ मिसिंग टर्म्स, तो हमने देखा कि n इज इक्वल टू 4 इवन नंबर है, भैया ये प्रॉपर्टी हमारे पास। मिसिंग टर्म्स कौन से हैं, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। एक टर्म जो है वो सेकंड फ्रॉम द बिगिनिंग है और दूसरा सेकंड फ्रॉम द एंड है, इक्विडिस्टेंट टर्म्स है। सो इनका सम विल बी इक्वल टू इन दोनों का सम, 2 + 14 क्या आएगा, 16। तो ये मिसिंग टर्म्स जो है एक्चुअली इनकी वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं, इनका डायरेक्ट सम हम बता सकते हैं कि क्या रहेगा, 16। सो ये फायदा है इस प्रॉपर्टी नंबर 3 का। ओके, प्रॉपर्टी देखो, if the given AP consists of odd number of terms। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या था, AP consists of even number of terms, यहाँ पर number of terms odd है। then the sum of terms of the AP equidistant from the beginning and the end, जैसा यहाँ पे बताया गया था, is constant and it is equal to twice the middle term। अब देखो जब number of terms odd रहेंगे तो वहां पर एक middle term जनरेट होगा, जब number of terms even रहते हैं तो 2 middle term जनरेट होते हैं। जब odd number of terms होते हैं तो एक middle term जनरेट होता है which is given by n + 1/2। so इनका ऐसा बोलना है कि if the given AP consists of odd number of terms then a1 + an sum of first term and last term is equal to a2 + an - 1 sum of second term from the beginning and second term from the end is equal to a3 + an - 2 the third term from the beginning plus the third term from the end is equal to twice the middle term। अब देखो एग्जांपल में और क्लियर होगा ये। कंसीडर एन एपी 4 7 10 13 16 19 22, नंबर ऑफ टर्म्स 7 है जो कि ऑड है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी 4 + 22 विल बी इक्वल टू 7 + 19 विल बी इक्वल टू 10 + 16 विल बी इक्वल टू ट्वाइस द मिडिल टर्म 30। अब देखो इस प्रॉपर्टी का यूज क्या है। अब मैं जब भी आपको यूजेस बता रहा हूं प्रॉपर्टीज के, तो ऐसा नहीं कि यही स्पेसिफिक यूज होगा, और भी दूसरे यूज हो सकते हैं, बराबर है। अब देखो ये एक एग्जांपल है, आपको सपोज ऐसा बोला गया कि फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द गिवन एपी। अब ये एपी है, ओके, सो वी कैन अप्लाई द प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5। अब हम देख रहे हैं जो मिसिंग टर्म है वो तो मिडिल टर्म दिख रहा है, और अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी क्या बोला है इन्होंने कि द सम ऑफ द टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंट इज इक्वल टू ट्वाइस द मिडिल टर्म। मतलब मिडिल टर्म क्या रहेगा, इनके सम का हाफ, बराबर है। अब देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का टर्म का सम क्या है, 4 + 16 20। ये सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का एडिशन क्या है, 7 + 13 20। तो मिडिल टर्म क्या रहेगा, इनका हाफ, मतलब मिडिल टर्म रहेगा 10। सो दिस इज वन ऑफ द यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी देखो आप, एनी टर्म्स ऑफ एन एपी एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ द टर्म्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दैट गिवन टर्म। अब ये इक्विडिस्टेंट वाला कांसेप्ट क्या है ये समझ लो पहले। सपोज ये जो एपी दिया है, ओके, 1 5 9 13 17 21 25 29, फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म 29 छोड़ दो। सो यदि हम 5 यानी सेकंड टर्म कंसीडर करते हैं तो इससे इक्विडिस्टेंट कौन कौन से टर्म्स हैं, देखो इससे एक की दूरी पर राइट में है 9, एक की दूरी पर लेफ्ट में है 1। सो ये जो है आपका सेकंड टर्म विच इज 5। सो इसमें एक ही पेयर ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म है 1 और 9। अब यदि आप 9 यानी थर्ड टर्म कंसीडर करते हो तो यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म्स है। कैसे, 9 से एक की दूरी पर राइट में है 13 और एक की दूरी पर लेफ्ट में है 5। सो ये एक पेयर ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म हो गया, और इसी 9 से 2 की दूरी पर राइट में है 17 और 2 की दूरी पर लेफ्ट में है 1। सो 1 और 17 ये एक और पेयर ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म हो गया। अब यदि आप 17 कंसीडर करते हो तो यहाँ पर 3 पेयर ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म्स आएंगे। 17 से 3 की दूरी पर राइट में है 29 और 3 की दूरी पर लेफ्ट में है 5। उसी 17 से 2 की दूरी पर राइट में है 25 और 2 की दूरी पर लेफ्ट में है 9। सो ये दूसरा पेयर ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म हुआ 17 के लिए, और तीसरा पेयर ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म होगा 21 एंड 13। ये हो गया इक्विडिस्टेंट टर्म्स, मैंने आपको बता दिया। अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी क्या बोलना है उनका कि कोई भी टर्म ले लो आप, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म छोड़कर।
तो बाकी ये दो टर्म छोड़ के अंदर के कोई भी टर्म लो, दैट इज हाफ ऑफ द सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट। अब यहां पर देखो इस एग्जांपल में ये 13 दिख रहा है आपको, 13 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 25 एंड 1। देखो 13 से 3 की दूरी पर राइट में 25 है और 3 की दूरी पर लेफ्ट में 1 है, तो इनका ऐसा बोलना है कि दिस 13 इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ दीज टर्म्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 13, यानी 1 प्लस 25/2। 1 प्लस 25/2 क्या आएगा? 26/2 व्हिच इज 13, बराबर है। या फिर this same 13 is equidistant from 21 and 5. Okay, so this 13 will be equal to 5 plus 21/2. 5 plus 21 is 26/2 which is equal to 13. अब देखो ये प्रॉपर्टी का वन ऑफ द यूजेस क्या कर सकते हैं हम लोग, कि सपोज आपको एक ऐसा एग्जांपल दिया और बोला है फाइंड द मिसिंग टर्म्स। अब यहां पर आप देखो हमें कोई भी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं पता है। 1 है, 1 के बाद का नंबर नहीं पता है, 9 ना 9 के बाद का नंबर पता है, 9 के पहले का पता है, 17 के ना बाद का नंबर पता है ना पहले नंबर पता है। सो अब ये मिसिंग टर्म्स फाइंड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यदि हम लेंथी वे से जाते हैं तो वो एक ऐसा रहेगा कि हमें फर्स्ट टर्म पता है a, लास्ट टर्म पता है tn विच इज द 7th टर्म। तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू t। n के जगह 7 पुट करो, a के जगह 1 पुट करो, फिर उससे d मिलेगा, फिर वो जो d आएगा वो 1 में ऐड करो, बाद में 9 में ऐड करो तो अगला टर्म मिलेगा, 17 में ऐड करो तो अगला टर्म मिलेगा। उससे अच्छा हमें ये प्रॉपर्टी पता है और वो ये है कि जैसे सपोज अब ये मिसिंग टर्म है, बराबर है, इससे इक्विडिस्टेंट कौन सा टर्म दिख रहा है? 1 और 9। सो ये क्या रहेगा मिसिंग टर्म? 1 प्लस 9/2। सो ये आ जाएगा आपका 5। ओके, अब वैसे ही नेक्स्ट मिसिंग टर्म जो है उसके साइड्स क्या है, इक्विडिस्टेंट टर्म कौन सा है? 9 और 17। 9 प्लस 17 क्या आएगा? 26/2 इज 13। और जो लास्ट मिसिंग टर्म है ये क्या आएगा? 17 प्लस 25। 17 प्लस 25 कितना होगा? 42। 42/2 इज 21। सो दिस इज वन ऑफ द यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। और भी बहुत से यूजेस रह सकते हैं। ओके